नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी ने 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को संबोधित किया। मोदी इसके बाद महाकुंभ जा रहे हैं। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ हिंदू आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी मंदिर मार्ग से 2029 की जीत का रास्ता आसान कर रहे हैं? देखिए एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी 2029 के चुनावी लड़ाई की तैयारी कैसे कर रहे हैं? मोदी सरकार एक एक हिंदू वोट जोड़ने के लिए क्या कर रही है? महाराष्ट्र के आगे का मैंडेट क्या है? विरोधी अभी लोकसभा की हार का मंथन भी ठीक से नहीं कर पाए और मोदी 2029 की तैयारी में लग गए। उन्होंने शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से की है। नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं जहां लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2024 में बीजेपी ने 13 सीट जीती थी, 7 कांग्रेस के खाते में गई थी और 5 सीटें क्षेत्रीय दलों ने हासिल की थी। 2029 में नरेंद्र मोदी इस टैली को बदलना चाहते हैं, कम से कम 20 सीटें जीतना चाहते हैं। मोदी ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के भारत मंडपम में नॉर्थ ईस्ट का अष्टलक्ष्मी महोत्सव शुरू हो चुका है। मोदी यहां नॉर्थ ईस्ट से आए एक एक कलाकार और शिल्पकार से मिल चुके हैं। 2029 के लिए एक एक वोट जोड़ रहे हैं। साथियों, हमारी परंपरा में मां लक्ष्मी को सुख, आरोग्य और समृद्धि की देवी कहा जाता है। जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो हम उनके 8 रूपों को पूजते हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। इसी तरह भारत के पूर्वोत्तर में 8 राज्यों की अष्टलक्ष्मी विराजमान है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट के इन 8 राज्यों में अष्टलक्ष्मी के दर्शन होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के नाम पर राहुल सिर्फ मणिपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। मोदी 21वीं सदी की पिक्चर समझा रहे हैं, पूर्वोत्तर के उदय का ब्लूप्रिंट बता रहे हैं। साथियों, बीते 100-200 साल के कालखंड को देखें तो हमने पश्चिम की दुनिया का, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक उभार देखा। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर स्तर पर दुनिया में पश्चिमी क्षेत्र की एक छाप रही है और संयोग से भारत में भी हमने देखा है कि जो हमारा देश को अगर हम देखें नक्शा पूरा, तो पश्चिमी क्षेत्र ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में बड़ी भूमिका निभाई है। इस वेस्ट सेंट्रिक कालखंड के बाद अब कहा जाता है कि 21वीं सदी ईस्ट की है, एशिया की है, पूर्व की है, भारत की है। ऐसे में मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि भारत में भी आने वाला समय पूर्वी भारत का है, हमारे पूर्वोत्तर का है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 7 पर एनडीए की सरकार है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य असम, जहां लोकसभा की 14 सीटें हैं, वहां बीजेपी बहुत मजबूत है। 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में नरेंद्र मोदी ने कैसे कमल खिलाया?
वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल में 62 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया। 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में 9 एयरपोर्ट थे, अब 17 एयरपोर्ट हैं। सबसे बड़ा सुरंग पुल और सबसे बड़ा नदी पुल भी नॉर्थ ईस्ट में मोदी के शासन में बना। अब देश का पहला सेमीकंडक्टर कारखाना 30,000 करोड़ से असम में लगने जा रहा है। जब नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए इतना कुछ किया है तो 2029 में वोट भी तो उन्हें ही मिलेंगे। अगर आजादी से आज तक हम समय ले लें, जितने देश में प्रधानमंत्री रहे उनके समस्त दौरों को भी हम इकट्ठा करें तो उन सभी से ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया है, 62 बार भ्रमण किया है। नरेंद्र मोदी के हिंदू वोट को मुट्ठी में करने का अगला पड़ाव 2025 का महाकुंभ है। 45 करोड़ हिंदुओं के यहां देश भर से आने की उम्मीद है। मोदी के लिए 2029 में वोट जोड़ने का ये सबसे बड़ा समागम है। मोदी 13 दिसंबर को महाकुंभ मेले में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री महाकुंभ की 6,500 करोड़ रुपए की निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। श्रृंगवेरपुर धाम में बने निषाद राज पार्क, भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती प्रतिमा और घाट का लोकार्पण भी यहीं से करेंगे। महाकुंभ तो 13 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को ही संगम में डुबकी लगाएंगे। संगम में गंगा यमुना की लहरों के बीच 50 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी जेटी तैयार की गई है। इसी जेटी पर बैठकर पीएम मोदी गंगा आरती और पूजा पाठ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अरैल घाट से निषाद राज क्रूज पर सवार होकर संगम पहुंचेंगे। महाकुंभ में मोदी पातालपुरी, अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे। महाकुंभ में आने वाले 45 करोड़ हिंदुओं और साधु संतों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे इंतजाम किए हैं जो पहले कभी नहीं किए गए। 1000 स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। स्नान के लिए 13 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनाया गया है। टेंट सिटी बसाई जा रही है। आने जाने के लिए 30 पीपे के पुल, 488 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया गया। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है। महाकुंभ में जो 45 करोड़ सनातनी आएंगे उनमें हर राज्य के वोटर होंगे। दिल्ली का तो हर चौथा वोटर भव्य दिव्य महाकुंभ का दर्शन करेगा। क्या जो लोग महाकुंभ आएंगे वो चुनाव में मोदी को भूल जाएंगे? क्या वो 2029 में उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे? 2029 से पहले मोदी के सामने दिल्ली और बिहार का चैलेंज है। 2025 में दोनों राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मोदी अगर दिल्ली का चुनाव डायरेक्ट लड़ेंगे तो क्या होगा? दिल्ली में बीजेपी ने आखिरी चुनाव 1993 में जीता था। तब बीजेपी को 49 सीट और कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 47.82% और कांग्रेस का वोट शेयर 34.48% रहा था। उसके बाद से बीजेपी लगातार 5 चुनाव हार चुकी है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती राहुल गांधी नहीं, अरविंद केजरीवाल है। जब जब बीजेपी की टक्कर क्षेत्रीय दलों से होती है तो उसे चुनाव में तगड़ी चुनौती मिलती है। 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा, उसे 28 सीटें मिली। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती, बीजेपी 3 पर सिमट गई। 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, बीजेपी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सकी, उसे सिर्फ 8 सीटें मिली। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो दिल्ली का चुनाव पलट जाता है। 2019 और 2024 दोनों चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की। केजरीवाल खाता भी नहीं खोल पाए। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से विधानसभा वाइज लीड को देखें तो बीजेपी को 52 विधानसभा सीट पर बढ़त मिली। आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 सीट पर बढ़त बना सकी और कांग्रेस सिर्फ 8 सीट पर लीड ले सकी। अब देखना है कि क्या 2025 में पुराना ट्रेंड चलेगा या मोदी इसे बदल देंगे। जैसे जैसे चुनाव का वक्त आ रहा है, केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमले और तेज करते जा रहे हैं।
हमारी दिल्ली में 2 सरकारें साथ साथ चलती हैं। दिल्ली के अंदर 10 साल पहले लोगों ने हमारी सरकार चुनी, हमें कहा स्कूल ठीक करो, हमने स्कूल ठीक किए। हमें कहा अस्पताल ठीक करो, हमने अस्पताल ठीक किए। उन्होंने कहा बिजली ठीक करो, हमने बिजली ठीक की। लोगों ने एक जिम्मेदारी बीजेपी की केंद्र सरकार को दी, वो थी कानून व्यवस्था की, लोगों को सुरक्षा देने की, दिल्ली पुलिस की। वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार में भी गृह मंत्री की है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो बीजेपी और अमित शाह, अब उनको एक ही जिम्मेदारी लोगों ने दी थी, उसमें भी वो बुरी तरह से फेल हो गए हैं। आज उन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। आप जैसे अभी कह रहे हो गिरिराज जी ने प्रश्न उठाया, तो वो प्रश्न वो भी जानते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि बीजेपी की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। वो नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे, केवल राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। इससे मेरे दिल्ली के लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि कुछ ठोस कदम उठाइए लोगों को सुरक्षा देने के लिए। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार भी अब पाला बदलने की नहीं सोच सकते। उन्हें मोदी और हिंदुत्व की ताकत पता चल गई है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जिनके बारे में हमेशा पाला बदलने की आशंका बनी रहती है। महाराष्ट्र ने इन आशंकाओं को जड़ से समाप्त कर दिया है। अब नीतीश 2029 तक फिक्स हो गए हैं। कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ रहेंगे और ये पूरे देश का भी काम कर रहे हैं और बिहार के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, चारों सीटें एनडीए ने जीती। 2020 में बीजेपी ने 74, जेडीयू ने 43 सीट और आरजेडी ने 75 सीट जीती थी। 2015 में बीजेपी ने 53, जेडीयू ने 71 और आरजेडी ने 80 सीट जीती थी। महाकाल महाप्रभु मोदी का हिंदू वोट और नीतीश कुमार का सेकुलर वोट 2025 में भी एनडीए की जीत की गारंटी बनेगा। 2025 2025 2025 2025 2025 जो लोग मिथिलांचल को सुलगाकर मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। बिहार में हिंदू वोटर 81% है और मुस्लिम 18% के करीब है। बिहार विधानसभा में 47 सीट ऐसी है जिनमें मुस्लिम वोटर 20 से 40% है। बिहार में यादव करीब 14% है। तेजस्वी M+Y के पुराने फॉर्मूले से 2025 में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नीतीश के मुस्लिम सेनापति गुलाम रसूल बलियावी ने लालू और तेजस्वी की नाक में दम कर दिया है। वो बिहार के मुस्लिम मोहल्लों में रैलियां कर मुसलमानों को बता रहे हैं, लालू राज में दंगाइयों को सोने का मुकुट पहनाया जाता था। नीतीश के राज में उन्हें जेल की सलाखों में भेजा गया। 2025 में बिहार का मुसलमान इसे कैसे भूल जाएगा। बीमारू बिहार को स्वस्थ बनाकर अगर चलाने वाला कोई डॉक्टर है बिहार में, तो उस डॉक्टर का नाम नीतीश कुमार है। आज भी बलियावी की आंखें नम हो जाती, इसलिए कि लुटे हुए मकान, लुटी हुए मकान, सफेद कपड़ों में जवान मुसलमानों की बेटियां, हाथ में भीख का कटोरा लिए मार्केट में घूम रहे मेरे बच्चे, रिलीफ कैंपों में रोटी और चावल के लिए खड़े हमारी बेटियां और हमारी औलादें, भीख मांग मांग कर बलियावी ने रिलीफ कैंप में 1.5 साल तक काम किया। हार चुके थे, हिम्मत हार चुके थे, हौसले टूट चुके थे। बेवजह कहती थी हमें इंसाफ अब नहीं मिलेगा। छोड़े हुए मकानों के आबादियों के लोग कहते थे हमको पता नहीं कहां ठिकाना मिलेगा। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं नीतीश कुमार के जज्बे को, मैं स्वागत करता हूं आदरणीय विजय बाबू के हौसले को, मैं सलाम करता हूं समाजवाद के इन योद्धाओं को। इन योद्धाओं ने इसकी परवाह नहीं किया कि इनकी सरकार रहेगी कि जाएगी। भागलपुर दंगे की दोबारा जांच करा करके दंगाइयों को जेल की सलाखों में डाल करके इंसाफ के झंडे को खड़ा।
नरेंद्र मोदी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बंगाल में ममता बनर्जी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी के बाद सबसे बड़ा झटका बंगाल में ममता बनर्जी ने ही दिया था। ममता बनर्जी ने 29 सीटें जीती थी। बीजेपी को 12 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 2019 के मुकाबले टीएमसी को 7 सीट ज्यादा मिली थी, जबकि बीजेपी को 6 सीट का नुकसान झेलना पड़ा था। उपचुनाव में भी ममता बनर्जी का जादू खूब चला। 6 सीटों नेहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर, तालडांगरा, सिताई और मदारीहाट में उपचुनाव हुए और सभी सीटें ममता बनर्जी ने बड़े आराम से जीत ली। अब बंगाल में मोदी और टीएमसी की फाइट बशीरहाट में हो रही है। टीएमसी के हाजी नुरुल इस्लाम ने 3,33,000 के अंतर से बशीरहाट सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्हें 8 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की रेखा पात्रा को 4,70,000 वोट मिले थे। हाजी नुरुल इस्लाम के निधन के बाद बशीरहाट सीट खाली है। यहाँ चुनाव से पहले ममता ने एक और चाल चल दी है। उन्होंने इंडिया अलायंस को लीड करने की इच्छा जताई। इसका मतलब क्या है? क्या इंडिया अलायंस अब बिखर रहा है? समाजवादी पार्टी के बाद टीएमसी भी अलायंस से बाहर जाना चाहती है। ममता और अखिलेश को राहुल की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है। इसकी शुरुआत इसी सत्र से हो गई थी, जब अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रोटेस्ट में टीएमसी और समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई थी। अब समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि इंडी की कमान ममता को सौंप देनी चाहिए। ममता जी के प्रति बहुत ही सकारात्मक भाव से रखते हैं। उन्हें बहुत ही मजबूत, संघर्षशील, डेमोक्रेटिक, सेकुलर लीडर मानते हैं। हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल ने ही मुख्य चोट पहुंचाई भारतीय जनता पार्टी को, उनके विजय अभियान को 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अगर उन्होंने इच्छा जताई है तो इंडिया गठबंधन के लीडर्स को आपस में बातचीत करनी चाहिए और वहाँ जो भी बात बनेगी, हमारा व्यक्तिगत रूप से पार्टी के रूप में ममता जी के साथ अच्छा संबंध है और उनके बारे में हमारी अच्छी राय है। कांग्रेस पार्टी क्या इंडिया ब्लॉक को लीड नहीं कर पा रही है? कुछ इसमें आपको कमी दिखती है? नहीं, मैं ये टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं निश्चित तौर पर चाहूँगा कि और भी सक्रिय भूमिका अगर ममता जी निभाती हैं तो कांग्रेस को भी उसका स्वागत करना चाहिए। हम लोग तो स्वागत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन को बड़ा और बृहद और मजबूत बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़कर अपनी लुटिया डुबो चुकी उद्धव सेना भी राहुल से पिंड छुटाने का मौका तलाश रही है। उन्होंने अपनी बात रखी है और क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का और अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन का एक्सपीरियंस हो, उनकी फाइटिंग स्पिरिट हो, वो उस हिसाब से अपना इच्छा जाहिर कर रही हैं। इंडिया अलायंस की जब भी मीटिंग होगी इस पे व्यापक तरीके से चर्चा होकर हमारी सारी सीनियर लीडरशिप मिलकर ही निर्णय लेंगे। गांधी परिवार राहुल को 20 से ज्यादा बार लॉन्च कर चुका है। हरियाणा और महाराष्ट्र में औंधे मुंह गिरे राहुल गांधी अडानी पर अटके हुए हैं। प्रियंका गांधी भी राहुल की लाइन पर चल रही है और अडानी मोदी में लग गई है। ममता की ख्वाहिश में कांग्रेस को राहुल फिर डूबते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने ममता को एक राज्य की नेता कहना शुरू कर दिया है। जब टीएमसी की जीत हुई तो टीएमसी ने पूरे देश में अपना नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल और वहाँ गोवा में भी हर जगह हाथ पांव मारा। टीएमसी कहाँ तक सफल हुई इसी से समझ सकते हैं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक स्तर पर क्या लड़ेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे। पहले एक और राज्य में जाकर के विस्तार तो कर सके। 2029 में बीजेपी के पास एक ही लहर है, वो नरेंद्र मोदी की लहर है। मोदी जहां से जुड़ते हैं वहां हिंदू खुद ही जुड़ जाता है। अहमदाबाद में स्वामी नारायण संस्था के कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा हिंदू जुटे। संस्था से जुड़े 30 देशों के कार्यकर्ता भी पहुंचे और लाखों सपोर्टर ऑनलाइन जुड़े। पीएम मोदी सनातन के मार्ग से, विरासत के विकास से 2029 का मार्ग अभी से प्रशस्त करते जा रहे हैं। अभी कुछ ही महीने पहले अबू धाबी में
भगवान स्वामीनारायण मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है। सौभाग्य से मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। उस कार्यक्रम की, उस मंदिर की पूरी दुनिया में कितनी चर्चा हो रही है। दुनिया ने भारत की आध्यात्मिक विरासत के दर्शन किए। दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को देखा। ऐसे प्रयासों से दुनिया को भारत के सांस्कृतिक गौरव और मानवीय उदारता के बारे में पता चलता है। योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में 2 दौरे किए। पहला वाराणसी का और दूसरा प्रयागराज का। काशी में योगी संतों के बीच में थे। प्रयागराज में योगी ने संतों के स्वागत की तैयारियां चेक की। योगी ने 4 शब्दों पर सबसे ज्यादा फोकस किया: देश, धर्म, सुरक्षा और साधना। यूपी में अभी अभी उपचुनाव का नतीजा आया है। अखिलेश यादव से योगी आदित्यनाथ 7-2 से आगे चल रहे हैं और अब सवाल 27 के सत्ताधीश बनने का है। योगी आदित्यनाथ अभी से 27 की तैयारी में लग चुके हैं। यूपी के उपचुनाव में योगी ने 80-20 वाला गणित बदल दिया है और अब 27 के लिए योगी एकदम नए चुनावी फॉर्मूले के साथ आए हैं। 27 के लिए योगी ने कौन सा नया समीकरण बनाया है, देखिए। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। अध्यात्म लकीर का फकीर नहीं, बल्कि तकनीक और विज्ञान को भी अपना करके नियोजित तरीके से किसी को दिक्कत भी न हो, स्वयं सेवक भी उसी भाव के साथ लग करके कार्य कर रहे हैं। और यही भारतीयता है, यही हमारा सनातन है। योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 27 से पहले योगी आदित्यनाथ को 27 दिन में एक और चुनाव जीतना होगा। (2027) से पहले यूपी में मिल्कीपुर में उपचुनाव होगा। अयोध्या के मिल्कीपुर में योगी को कमल खिलाना ही होगा। मिल्कीपुर में लड़ाई सिर्फ हार जीत की नहीं है। मिल्कीपुर का चुनाव योगी बनाम अखिलेश का भी नहीं है। मिल्कीपुर की जीत के मायने इससे कहीं ज्यादा है। मिल्कीपुर में चुनाव हार जीत से ज्यादा परसेप्शन के लिए लड़ा जा रहा है। मिल्कीपुर में बात अयोध्या की है, बात राम मंदिर की है, बात बीजेपी की प्रतिष्ठा और हिंदू वोट के रिमोट की है। तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। मिल्कीपुर का चुनाव महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव से ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। जो मोड इस वक्त देश का बन रहा है, उसके हिसाब से हिंदुत्व के लिए ये सीट जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। मिल्कीपुर में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन योगी ने जीत का फॉर्मूला बना लिया है। योगी का फॉर्मूला है 80% हमारा है, 20% में बंटवारा है। प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के द्वारा वाराणसी में आयोजित था और जितने भी दुनिया के देशों से आए हुए प्रवासी भारतीय थे, लगभग 8,000 के आसपास उनकी संख्या थी। वे लोग प्रयागराज में भी आए थे, कुंभ में आए थे। उनके साथ मुझे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था।
मैंने उनसे पूछा, भाई आपको क्या अच्छा लगा कुंभ में? पहले भी आप आए थे? कहते थे साहब पहले की तुलना में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सड़कें हैं, कनेक्टिविटी भी है, स्वच्छता पहले की तुलना में बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली है वह पुलिस का व्यवहार देखने को मिला। यानी अगर ये कॉमन मैन इस बात की चर्चा करे कि पुलिस का व्यवहार अच्छा है, तो मुझे ये लगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं पुलिस की छवि को गढ़ने के लिए, प्रदेश की छवि को दुनिया के अंदर बेहतर बनाने के लिए, वास्तव में हमारी ये साधना अच्छी दिशा में बढ़ रही है। राहुल और अखिलेश अभी संभल पर ही आपस में दंगल कर रहे हैं, दिल्ली टू लखनऊ आपस में ही भिड़ रहे हैं, लेकिन योगी अखिलेश और राहुल से बहुत आगे चल रहे हैं। 23 नवंबर को यूपी में 9 सीट के नतीजे आए, 7 सीट पर योगी को लीड मिली। लीड मिलते ही योगी ने अगली तैयारी शुरू कर दी। 24 नवंबर को योगी गोरखपुर में थे, जहां योगी ने गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा लगवाया। 25 नवंबर को योगी आदित्यनाथ काशी के दौरे पर थे, जहां योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन ली। 28 नवंबर को योगी ने चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा तट पर आरती की, हिंदुओं को एकजुटता का मतलब समझाया। 29 नवंबर को लखनऊ में एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की, जहां 2027 में फिर से कमल खिलाने का दावा किया। कोई भी सफलता हमें एक नई प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, और उससे बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित तो करती है, लेकिन असफलता भी उन कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि अगर ये प्रयास यानी असफलता केवल एक चुनौती है, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना होगा। और कोई कारण नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। 2027 के लिए योगी का फॉर्मूला जोड़ने का है, इसलिए योगी 80% हिंदू वोट को भी जोड़ रहे हैं और 20% वाले बाकी धर्मों का भी वोट बटोर रहे हैं। काम दोनों फ्रंट पर चल रहा है, जहां वोट ज्यादा है वहां फोकस ज्यादा हो रहा है, लेकिन बीजेपी से कनेक्ट हर धर्म को किया जा रहा है। 7 दिसंबर को योगी काशी के दौरे पर थे, 5 दिसंबर को अयोध्या के रामायण मेला कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन 6 दिसंबर को योगी लखनऊ में गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर सिख समाज के लोगों के साथ खड़े थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देश के भी अलग अलग भागों में कुछ रामायण मेले प्रारंभ कराए थे कि इतनी विषमता के बावजूद उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, रंग रूप, भेष भाषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत एक कैसे है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस पत्रकार को बहुत गौर से देखा और कहा, एक ही बात कही। उन्होंने कहा, याद रखना मैं मंदिर नहीं जाता, लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है जब तक भारत की आस्था भारत के 3 आराध्य देवों के प्रति श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्रति जब तक इसकी आस्था बनी रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। योगी खुलकर सनातन की बात करते हैं, राष्ट्र, धर्म और सुरक्षा को एक साथ जोड़ते हैं। इसलिए योगी के विरोधी योगी पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन विरोधियों का एंटी मुस्लिम का यह फॉर्मूला फेल हो चुका है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कुंदरकी से आया है। कुंदरकी में 65% मुस्लिम आबादी है। कुंदरकी में योगी के कैंडिडेट को 76.71% वोट मिले, जबकि अखिलेश की पार्टी को महज 11.52% ही वोट मिले।
कुंदरकी में बीजेपी का वोट ग्राफ 46.31% बढ़ा। अब यह कैसे हुआ वो भी समझ लीजिए। 1 दिसंबर को गोरखपुर में 1200 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। योगी खुद सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। इसमें कई मुस्लिम लड़कियां भी शामिल थी। बरेली में 696 जोड़ों का सामूहिक विवाह और निकाह हुआ। इसमें 569 हिंदू जोड़े और 127 मुस्लिम जोड़े थे। अगर उपचुनाव के हिसाब से देखें तो मिल्कीपुर में कुल 3.5 लाख मतदाता है। इसमें मुस्लिम 30,000 है, लेकिन मिल्कीपुर में जीत की चाबी दलितों के पास है। मिल्कीपुर में जीत उसी की होगी जिसको दलित वोटर का साथ मिलेगा। दलित वोट को साधने का काम योगी ने पहले ही कर लिया है। योगी इसी फॉर्मूले पर 2 टर्म से यूपी संभाल रहे हैं। अब योगी का टारगेट 2027 है। योगी हरियाणा की तरह ही यूपी में हैट्रिक लगाना चाहते हैं और इसीलिए योगी अभी से जोर लगा रहे हैं। चुनाव में हार जीत वोट से तय होती है। वोट से ही सरकार बनती भी है और गिरती भी है। इसलिए सियासत में फोकस ज्यादा वोट पर ही होता है। 2022 में बीजेपी को 255 सीट मिली थी। 41.29% वोट मिला था। 2024 के उपचुनाव में योगी का ये वोट योगी के साथ जुड़ा रहा। योगी को 7-2 से लीड मिली, लेकिन जो लोग चुनाव लड़ते हैं और जो चुनाव की तैयारी करते हैं वहां नतीजों को ऐसे नहीं देखा जाता, उसमें कुछ और देखा जाता है। इस उपचुनाव की सबसे बड़ी बात रही कि ओबीसी दलित वोट का ट्रांसफर समाजवादी पार्टी में जाने से रुका, जबकि समाजवादी पार्टी का कोर वोट हिल गया। यादव और मुस्लिम वोट का रिवर्स ट्रांसफर बीजेपी में हो गया। यूपी में जब ऐसा हुआ तो यूपी की कई सीटों पर चुनावी इतिहास ही बदल गया। कुंदरकी में 31 साल तो कटहरी में 33 साल बाद कमल खिल गया। योगी की अगुवाई में एनडीए ने यूपी में नया इतिहास लिखा है। अगर उपचुनाव के नतीजों को वोट ट्रांसफर के हिसाब से देखें तो कुंदरकी में बीजेपी का 46.31% वोट बढ़ा है। फूलपुर में भी बीजेपी का वोट 2.1% बढ़ा है। गाजियाबाद में बीजेपी का वोट 1.62% बढ़ा है। कटहरी में बीजेपी को अपनी सहयोगी निषाद पार्टी से 10.9% ज्यादा वोट मिले। मझवा में बीजेपी का वोट ग्राफ 22 के मुकाबले में 3% कम हुआ है। मीरापुर में बीजेपी की सहयोगी आरएलडी को 4% वोट का नुकसान हुआ है। खैर में बीजेपी को 5% वोट का नुकसान हुआ है। करहल में बीजेपी का सीधे 10% वोट बढ़ा है। सीसामऊ में भी बीजेपी का वोट करीब 10% बढ़ा है। 9 में से 6 सीट पर बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है और 3 सीटों पर नुकसान हुआ है। अगर इन सीटों का एवरेज निकालें तो बीजेपी का 7.66% वोट बढ़ा है। बीजेपी के पास पहले से ही 41.29% वोट का सॉलिड बैंक है, तो यह नंबर 48.95% पर पहुंच जाता है। योगी ये कह रहे हैं वो सही बात है। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करना और धर्म की सुरक्षा करना यह सबका उत्तरदायित्व है। सभी को ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम अपने धर्म को बचा सकें। और धर्म यदि प्रार्थना से नहीं बचता तो जैसा कि हमारे साधुओं में है कि एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला, इसलिए हम अपने धर्म को चाहे जैसे बचाना चाहिए। यदि हिंसा से बचता है तो हिंसा से बचाओ, यदि अहिंसा से बचता है तो अहिंसा से बचाओ, लेकिन अपने धर्म को बचाइए तभी हमारा देश बचेगा। अगर 2027 में बीजेपी को 48.95% वोट ट्रांसफर हो गया तो फिर बीजेपी यूपी में सिर्फ हैट्रिक नहीं लगाएगी, सीटों के मामले में भी 2017 से भी आगे निकल जाएगी। योगी इसी मिशन पर काम कर रहे हैं। योगी अपने मिशन में जुटे हैं, लेकिन राहुल अखिलेश की जोड़ी आपस में ही लड़ रही है। महाराष्ट्र में सीट के चक्कर में अखिलेश राहुल अलग अलग हो गए। यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस और सपा बस नाम के लिए एक साथ थी और अब संभल को लेकर दोनों पार्टियों के बीच तकरार छिड़ी है। पूरे देश में एक अलग प्रकार की चर्चा चलाई जा रही है, लेकिन आप सबके माध्यम से मैं आंध्र प्रदेश और देश को अवगत कराना चाह रहा हूं कि संभल में समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं
और दूसरे विधायक हैं, दोनों समाजवादी पार्टी के हैं। श्री अखिलेश यादव जी जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है। वो दोनों की लड़ाई में जो 4 लोग मारे गए हैं, वह दोनों आपस में एक दूसरे को मारे हैं। वहां पर इस समय कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अगर जाना चाह रहा था अथवा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाना चाह रहा था, तो उनको न तो मुसलमानों से हमदर्दी है, न संभल वालों से हमदर्दी है, उनको वोट बैंक की तलाश है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 9 सीटों के उपचुनाव हुए, जिसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है, तब से सपा और कांग्रेस बौखलाए हुए। वह राजनीतिक खीज मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश में संभल का मामला लेकर के जाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस हरियाणा हारी है, महाराष्ट्र हारी है, बुरी तरह से हारी है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चुनावी पराजय का गहरा जख्म लगा है, घाव लगा है।